हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली के द्वारा निकाला गया है। इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है, ये लॉ ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटली परमानेंट बेसिस की जॉब है। इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन हाँ, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, लॉ फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, चाहे किसी पीएसयू की वैकेंसी हो, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की लीगल ऑफिसर की वैकेंसी हो, तो इन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि एनसीआरपीबी ने क्या वैकेंसी निकाली है और क्या इस वैकेंसी की डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है, ये 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर 2024 को निकाली है। फिर इन्होंने ये जो वैकेंसी निकाली है, वो अनरिजर्व पोस्ट पर निकाली है और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसमें आपका जो स्केल रहने वाला है, पे स्केल रहने वाला है, वो 78,800 से लेकर 2,09,200 तक आपका इसमें रहने वाला है, एज पर 7 CPC। यानी कि इसमें आपका लेवल 12 का स्केल जो रहने वाला है, आपका पे मैट्रिक्स, वो ये है। फिर आगे इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपको इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। तो अगर आप एक ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, यूनियन टेरिटरी में, और यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटीज में, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और सेमी गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि आप एक ऑफिसर होने चाहिए। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले आपने यहाँ पे पोस्ट यानी कि रेगुलर बेसिस की पोस्ट होल्ड कर रखी हो, जो ऊपर इन्होंने इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं, वहाँ पे रेगुलर बेसिस की आपने पोस्ट हेल्ड कर रखी हो इन मतलब या तो कैडर में या फिर उसके डिपार्टमेंट में। और या तो आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो, यानी कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस किस पे? आपका रेगुलर बेसिस पर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, और आपका जो लेवल रहना चाहिए, जो आपका पे मैट्रिक्स होना चाहिए, वो 67,700 से लेकर 2,08,700 तक। यानी कि या तो आपने यहाँ पे रेगुलर बेसिस की पेरेंट कैडर में और या फिर डिपार्टमेंट में पोस्ट होल्ड कर रखी हो, या फिर अगर आपने पोस्ट होल्ड कर रखी है और 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है और 67,000 से लेकर मतलब लेवल 11 तक की आपको सैलरी मिली है, तो एक अच्छे खासे ऑफिसर की कोई रैंक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर इसमें बी यानी कि इन्होंने दूसरी कैटेगरी, क्या मतलब दूसरी कैटेगरी रखी है इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन की, कि और कौन अप्लाई कर सकता है। या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ, यानी कि या तो एलएलबी, बीए एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से। और 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 नहीं एंड बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स को हैंडल करने का, कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स को हैंडल करने का, आर्बिट्रेशन मैटर को हैंडल करने का, लेजिस्लेटिव मैटर को हैंडल करने का, लैंड एक्विजिशन केसेस को हैंडल करने का। तो जो फर्स्ट कैटेगरी इन्होंने बोली है कि आप एक ऑफिसर होने चाहिए इन कंसर्न इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आपने 5 साल के लिए रेगुलर बेसिस पर इसमें जॉब रेंडर करी हो और लेवल 11 की आपकी सैलरी हो, या फिर जो दूसरी इन्होंने कैटेगरी बनाई है, वो ये है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स को डील करने का। तो फिर इसमें इन्होंने आगे ये बोला है कि जो पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन आपका वो होगा, वो 4 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने इसमें दे रखी है, वो आपकी 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी, वो 29 जनवरी, यानी कि इन्होंने बोला है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, वो विद इन 2 मंथ्स हो जाना चाहिए। तो 29 नवंबर जब निकली है, तो 29 जनवरी आपका इसमें डेट रहेगी, लास्ट डेट, तो उस तक आपकी एज 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करी है कि आगे इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है अच्छे से।
तो सबसे पहले इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो आपका पे स्केल रहेगा, और तो वो आपके डेपुटेशन बेसिस पर, अगर आप एक ऑफिसर हैं तो उसके बेसिस पर देखा जाएगा, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी है, या फिर आपने जो एक्सपीरियंस लिया है और जिस तरीके का इन्होंने इसमें क्राइटेरिया रखा है, उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपका उसमें पे स्केल इनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। फिर इसमें इन्होंने एज लिमिट की बात करी है, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें इन्होंने लिखा है कि नो टीएडीए फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए किसे टीएडीए मिलता है, लेकिन हाँ जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको एक अच्छी सैलरी के साथ साथ अलग अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इन्होंने लिखा है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट होना चाहिए वो या तो नीटली टाइप्ड होना चाहिए या फिर हैंड रिटन होना चाहिए, और अगर वो इनकम्प्लीट हुआ या फिर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं हुआ तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया जाएगा। अच्छा, टाइप्ड से और रिटर्न से आप समझ गए होंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है वो ऑनलाइन बेसिस का तो नहीं है, आपको ऑफलाइन बेसिस पर इनको सेंड करना है। फिर जो इन्होंने इसमें ये लिख रखा है कि जो जिनका भी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब प्रॉपर चैनल से, यानी कि प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट से पहुंचाया जाएगा, सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी एज बार नहीं है जो एनसीआरपीवी के ऑलरेडी इसमें एम्प्लॉयज़ हैं और एक क्वालिफाइड, यानी कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी एज बार नहीं है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। फिर इसमें ये है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे होगा। इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका आपके द्वारा साइन किया जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होंगी आपके टेस्टिमोनियल्स की, आपके डॉक्यूमेंट्स की, आप और आपका जो एप्लीकेशन फी जो सबमिट किया जाएगा वो इसमें डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या फिर क्रॉस्ड आईपीओ, तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो नॉन रिफंडेबल होगा उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फी आपका इसमें पे किया जाएगा। और जो इसमें आपका एप्लीकेशन जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, पहुंचाने का तरीका है, वो ऑफलाइन बेसिस पर है। अच्छा, आपकी जो एप्लीकेशन फी रहने वाली है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो 100 रुपीज रहने वाली है। और आपको इनका जो एड्रेस मैं अभी बता देती हूँ, मेंबर सेक्रेटरी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, फर्स्ट फ्लोर कोर, 4B इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वाया पोस्ट, अलॉन्ग विद योर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अपना साइंड, और जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप बिल्कुल नीटली उस पर लिख देंगे। अच्छा, आपको है आप उसमें राइटिंग काफ़ी अच्छे से लिखनी है अगर हैंड रिटन है, नहीं तो आप टाइप फॉर्म में अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनको हार्ड कॉपी में सेंड करिए। फिर इन्होंने ये भी बोला है कि अगर एप्लीकेशन फ़ी आप ऑफलाइन मतलब डिमांड ड्राफ्ट से नहीं पे कर पा रहे हो तो आप इनका जो फ़ी है तो ऑनलाइन जो इनका नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो बैंक अकाउंट नंबर इन्होंने इधर ये दे रखा है और IFSC कोड भी दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे जाकर भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। फिर इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी एक बार फीस सबमिट हो गई तो वो नॉन रिफंडेबल है, और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म फी से एग्जेम्प्टेड हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फी नहीं है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसे हमारे PDF से, जब टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे वहाँ PDF से भी देख सकते हैं और इसको प्रिंट करा सकते हैं, या फिर इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर भी इसे प्रिंट करा सकते हैं। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इससे रिलेटेड सारी क्वेरी भी पूछ सकते हैं और इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं, और प्लस ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है इसे भी निकलवा सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।